करिए। हाँ, जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा के ऊपर। तो बेसिक कंसेप्ट्स अगर हम डेटा को समझ लें और उसकी कम्युनिकेशन को समझ लें, तो हमें ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि डिज़ाइन क्या चीज़ है, कैसे बनाते हैं, फिर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स कौन-कौन सी हैं, फिर हम उसका एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो डेटा बेसिकली आजकल जो पढ़ाया जाता है उसकी कैटेगरीज के हिसाब से मैंने उसकी दो मेजर टाइप्स बना रखी हैं, वैसे भी ऐसी हैं। तो सबसे पहली टाइप है टेक्सचुअल डेटा, यानी ऐसा डेटा जो टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड करता है। इसमें हमारे अल्फ़ाबेटिकल डेटा भी शामिल है, न्यूमेरिकल डेटा भी शामिल है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा भी शामिल है और जो सिंबॉलिक डेटा है वो भी इसमें शामिल होता है। और दूसरी टाइप है डेटा की, वो है ग्राफिकल डेटा। ग्राफिकल डेटा से हमारी मुराद है कि हमारे ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं और इसके अलावा ऑडियो वीडियो है। तो ये वाला डेटा जो है ये ग्राफिकल डेटा कहलाता है। तो दो किस्म का डेटा है, टेक्सचुअल डेटा और ग्राफिकल डेटा। अब देखें, दोनों डेटा की हम नौइयत को समझें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न मौजूद हैं। अल्फ़ाबेटिकल डेटा में चले जाएं तो उसमें अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं और अल्फ़ाबेट्स अगर हम उसकी थोड़ी सी मेमोरी के ऊपर बात करें तो वो एक कैरेक्टर जो है वो एक बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये मैं स्पेस का डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का ताल्लुक जो है ना वो मेमोरी के साथ है। तो मेमोरी स्पेस इसमें बड़ी मैटर करती है। और फिर इसी तरह जो न्यूमेरिकल डेटा है वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसके अलावा हम चले जाएं तो ग्राफिकल डेटा के अंदर तो वो सबसे ज़्यादा मेमोरी को रिजर्व करते हैं जो ग्राफिकल डेटा है। तो ग्राफिक्स को प्रोसेस करवाने के लिए हमें हैवी कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिनमें उसकी कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन चैनल है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम डेटा को, अब ये टाइप्स हैं तो हर टाइप के लिए हमें डेटा का जो कॉन्स्टेंट्स है वो डिफरेंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास हर डेटा टाइप के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है। इस डेटा स्ट्रक्चर्स को आप ये समझ लें कि वो एक वेरिएबल है। अगर हम सिंगल आइटम डेटम को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डेटा की जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं या टाइप्स हैं उसको स्टोर करवाना चाहें तो हम उसके लिए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग का लें तो उसमें जो वेरिएबल्स होती हैं ना, वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप होती हैं। अगर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में चले जाएं जिसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आती है तो उसमें फिर हमें हर डेटा की नौइयत, उसकी टाइप डिफरेंट डील करनी पड़ती है। जैसे हम सी में या सी प्लस प्लस में चले जाएं तो उसमें हमें डेटा की इंटीजर टाइप, फिर डेसिमल टाइप और कैरेक्टर टाइप्स वो अलग से हमें उसकी जो बाइफरकेशन करनी पड़ती है, यानी डेटा स्ट्रक्चर्स को अलग से डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्निक्स या लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जेएस है, जावास्क्रिप्ट है या टाइपस्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर ही लेते हैं। अगर हमने सिंगल आइटम डेटा स्ट्रक्चर लेनी है तो हम
लेट या वॉर या कॉन्स्ट के जरिए एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर हमने मल्टीपल आइटम्स डेटा लेने हैं तो उसके लिए हम या तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या फिर अरे क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लेटेस्ट अगर चीज़ों को समझें इस कंसेप्ट को, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं या हमारे पास जो है वो अरेज मौजूद हैं। तो इन इन इस डेटा को, यानी जो हमारे पास वेरिएबल की शक्ल में मौजूद है, जिसमें सिंगल टाइप डेटा स्ट्रक्चर है या मल्टीपल आइटम पर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे अरे है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्सेज और मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जिस किस्म का डेटा है उसको उस डेटा को डील करने के लिए हमारे पास उसके वेरियस पैटर्न मौजूद है। प्रोग्रामिंग के ऊपर हम थोड़ी सी बात करें तो हम डेटा के ऊपर जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्चुअल जो है वो आप कह लें कि चीज़ें मौजूद हैं कि इसके कंसेप्ट्स को, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को हमने डील कैसे करना है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स में बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट्स है इसकी, उसमें हमें तो पहले डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास वेरिएबल्स की शक्ल में आता है या फिर अरेज और ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में आता है। तो दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि इस डेटा के ऊपर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कैसे जो है डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है उसका कंसेप्ट मौजूद है। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये है कि आपने जो स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शन को कोड किया है, तो जब उसकी एग्जीक्यूशन होगी तो वो स्टेप बाय स्टेप होगी। इसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ये डायनामिकली, यानी जहां से कोड की एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक ही जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। इसको समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मौजूद है। हमारे ज़माने में एक कैसेट्स का तस्वर था, तो वो एक टेप रिकॉर्डर के अंदर हम कैसेट लगाते थे, तो उसमें हमने अगर कोई 4th पोजीशन के ऊपर सॉन्ग हमने प्ले करना था तो क्या करते थे, हम पहले 3 वाले सॉन्ग जो है वो उसको फॉरवर्ड करते थे, यानी उस प्रोसेस से गुजर के एक सीक्वेंस के अंदर हम 4th पोजीशन पे पहुंचते थे, फिर वो सॉन्ग प्ले होता था। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और अगर आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझना है तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी एग्जांपल सीडी या डीवीडी प्लेयर है, आप जस्ट बटन दबाते हैं और 4th या 5th पोजीशन वाला सॉन्ग जो है वो प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसीजरल और डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक बेसिक कंसेप्ट है इसको समझने के लिए। अच्छा, अब डेटा प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो डेटा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं। हर किस्म के डेटा टाइप्स को हमें डील करने के लिए डिफरेंट स्टाइल चाहिए होता है उसको। तो इसमें हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जब आते हैं तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेलेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे हम डेटा की प्रॉपर्टीज या उसके बिहेवियर को एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ हम अटैच करते हैं, और जब वो स्पेसिफिक कंडीशन मीट होती है या सेटिस्फाई होती है तो फिर डेटा जो है वो अपना एक बिहेवियर या एक्शन शो करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इटरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी हम देखते हैं कि डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन भी पाई जाती है।
यानी हम किसी भी डेटा को, उसके पैटर्न को या बिहेवियर को मल्टीपल टाइप्स में हम चाहते हैं कि हम उसको रिपीट करें या उसको बार बार वो अपना डेटा जो है वो बिहेवियर शो करे, तो उसके लिए हमारे पास इटरेटिव स्ट्रक्चर या लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये जो बेसिक पैटर्न है कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स को लें, फिर हमारे पास मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें और सिलेक्शन स्ट्रक्चर और इटरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हम हर किस्म की प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन एडवांस प्रोग्रामिंग में जाने के लिए या डायनामिक प्रोग्रामिंग में जाने के लिए हमें डायनामिक या एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। इस कंसेप्ट्स में हमें जो डेटा स्ट्रक्चर है वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसमें हमारे पास एंट्री होती है अरेज की या लिस्ट की। आप लिस्ट को अरे समझें, अरे को भी लिस्ट समझें फॉर द मोमेंट, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको हम अभी बात करते हैं। तो जो अरेज होती हैं या लिस्ट होती हैं, इनको डील करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक या कंसेप्ट मौजूद है जिसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए कंट्रोल करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो आप कह लें कि बुनियादी चीजें इस वक्त जो मेरे ज़हन में आ रही हैं वो दो हैं। वो एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट और दूसरा है इवेंट बेस्ड कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करता है। ऑब्जेक्ट्स को हम इंस्टेंशिएट करते हैं क्लासेस के जरिए, और जो इवेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट है ये इवेंट्स के ऊपर बेस करता है। हम देखते हैं कि हर वक्त जो कंप्यूटिंग सिस्टम है इसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिसमें की प्रेस है, माउस क्लिक है, माउस ओवर है, इस तरह से डिफरेंट जो इवेंट्स हो रहे होते हैं या डबल क्लिक इवेंट्स है। तो हर इवेंट्स को कंट्रोल करके हम जो प्रोग्रामिंग है वो करते हैं या कोड लिखते हैं और इन डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करवाते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट इसमें क्लियर हो रहा होगा। बात हमारी रह रही है कि इसमें डिफरेंस जो है वो क्या चीज है एक अरे के अंदर और लिस्ट के अंदर। देखिए, जो अरे है ना, अरे का एक स्टार्ट और एंड होता है। अरे आपकी स्टार्ट होगी एक पोजीशन से, यानी फर्स्ट पोजीशन से, और एक आप कह लें कि लिमिटेड पोजीशन पे जाके खत्म हो जाएगी। उसके जो डेटा आइटम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। बस इसका ये बिहेवियर है कि आप स्टार्ट करेंगे और एक अरे डेटा स्ट्रक्चर से आइटम्स को प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे और वो एक लिमिट पे जाके एंड हो जाएगा। लेकिन लिस्ट में एक ही डिफरेंस है। जैसे अरे में हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से और वो एक खास पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है, लिस्ट में क्या होता है कि वो जहां पे एंड होता है वहां से दोबारा स्टार्ट होता है और फर्स्ट आइटम से फिर से प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो लिस्ट इज कंसेक्यूटिव प्रोसेसिंग ऑफ आइटम कंटिन्यूसली। लिस्ट हम उसको कहते हैं जिसमें आप आइटम को रैपिडली जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। बस ये अरे में और लिस्ट में ये डिफरेंस होता है। लाइकवाइज अगर आप चलें तो जो कंसेप्ट है शायद मैथमेटिक्स में भी है और फिजिक्स में भी हमने इसको पढ़ा, हेड टू टेल रूल का। तो ये हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि चीजें जब हम मल्टीपल आइटम्स को उसमें कनेक्ट कराते हैं या ग्राफ्स को, तो जो फर्स्ट आइटम होती है उसका जो जो टेल होती है वो सेकंड आइटम के हेड के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इसी तरह से वो एक चेन बन जाती है हेड टू टेल रूल की। यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के जरिए हम जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसको प्रोसेस करवाते हैं। जी सर, यहाँ तक
अच्छा, जो सी के अंदर मैं एग्जांपल दे रहा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, कि सी के ज़रिए हम जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है ना, यानी इसको सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। इसका कंसेप्ट ये है कि इसमें आप जिस ऑर्डर के साथ इंस्ट्रक्शन को या कोड को लिखते हैं, जब उस कोड की एग्जीक्यूशन होती है तो वो उसी सीक्वेंस के साथ होती है। तो उसकी एग्जांपल हम आप कह लें कि अगर सी के अंदर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कंसोल बेस्ड जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। तो उसमें हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स यानी वेरिएबल मौजूद है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं, फिर सिलेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं यानी इफ एल्स स्विच, ये इसको सिलेक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर हमारे पास इटरेटिव या लूपिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे वाइल, डू वाइल, फॉर ईच लूप वगैरह। ये तो इसके जरिए हम जो कंप्लीट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में जाने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट मौजूद हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और दूसरी उसमें इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कंसेप्ट है वो क्लासेस का है, और ऑब्जेक्ट्स अपना जो बिहेवियर है वो शो करती है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हैं कि हर वो चीज जिसकी आइडेंटिफिकेशन है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल अपीयरेंस है, और वो चीज अपना कोई बिहेवियर या एक्शन भी शो करती है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की जब बात होती है तो उसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन भी आ जाती है, उसका बिहेवियर भी आ जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल अपीयरेंस भी आ जाता है। और इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सिस्टम के अंदर हर वक्त डिफरेंट इवेंट्स अक्सर हो रहे होते हैं, जिसमें आप कह लें माउस क्लिक है, डबल क्लिक है, राइट लेफ्ट क्लिक है, एंटर है, या कोई भी आप की प्रेस कर रहे हैं तो या शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं। तो इन इवेंट्स के ऊपर हम जो कोड प्रोसेस करवाएंगे वो इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में ये दो बुनियादी कंसेप्ट हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। एक थर्ड कंसेप्ट भी मौजूद है, जिसकी जो मुझे अभी ज़हन में भी आ गया, जिसको हम कहते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग, यानी जो GUI पर बेस करती है प्रोग्रामिंग। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट और इवेंट्स पे काम कर रहे हो तो बेसिकली वो एक GUI को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो विजुअल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि विजुअल बेसिक है, इसमें आपको कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स आपको रेडीमेड मिल जाती हैं, आपने जस्ट उनका बिहेवियर जो है वो सेट करना होता है, तो इसको विजुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये भी है डायनामिक प्रोग्रामिंग के जुमरे में आती है। तो अब हमारे पास इसकी तीन टाइप्स हो गई हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन या इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, और विजुअल प्रोग्रामिंग। तो फिर हम जो हमारी डेटा है, बेसिकली डेटा के ऊपर हमारी डिस्कशन यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। तो उसकी एक दो लाइनों में समरी इस तरह से कि डेटा को दो टाइप्स हैं, टेक्सचुअल डेटा, ग्राफिकल डेटा। और टेक्सचुअल डेटा में हमारे पास न्यूमेरिकल, अल्फान्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल डेटा, और जो सिंबॉलिक डेटा है वो मौजूद है। ग्राफिकल डेटा में हमारे पास इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट्स और ऑडियो और वीडियो मौजूद है। ठीक है। और कंसेप्ट जो डेटा को जो कॉन्स्टेंट्स हैं डेटा के, जो डेटा को होल्ड करते हैं, वो उनको हम वेरिएबल्स या डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स ये सिंगल आइटम पर भी बेस करती हैं और ये मल्टीपल आइटम पर भी बेस करती है।
सिंगल आइटम है हमारी सिंगल वेरिएबल, जैसे हम लेट या कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करते हैं, और मल्टीपल में हमारे पास अरेज और लिस्ट मौजूद है। बेसिकली अरेज और लिस्ट दोनों सिमिलर हैं, लेकिन लिस्ट में एक डिफरेंस ये होता है कि अरेज में हम स्टार्ट से लेकर अंत तक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें रेपिटेशन नहीं होती, जबकि लिस्ट के अंदर डेटा एक साइकिल के अंदर स्टार्ट टू एंड फिर एंड टू स्टार्ट जो है वो उसकी प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली रहती है। प्रोग्रामिंग के हमारे पास जो दो कंसेप्ट मौजूद हैं, डायनामिक और प्रोसीजरल। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, फिर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर्स और सिलेक्शन और इटरेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास तीन तरह की कंसेप्ट अवेलेबल हैं। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, फिर उसमें हमारे पास इवेंट ड्रिवन कंसेप्ट है, और तीसरा विजुअल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमारी जो डेटा स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन है और डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो यहाँ पे वाइंड अप होती है। अच्छा सर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को रिलेट कर सकते हैं इवेंट बेस्ड या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के साथ, यानी जो फंक्शंस के ऊपर बेस करती है। कि आपने जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने डेटा का एक बिहेवियर शो करना होता है, तो आप उसको फंक्शंस के जरिए भी कंट्रोल करते हैं, और फंक्शन हमारे लिंक्ड होते हैं हमारे किसी इवेंट के साथ। लेकिन अगर कोई इवेंट नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप गैदरिंग करते हैं, कोई इनविटेशन प्रोसेस करते हैं, तो उसके रिस्पांस के ऊपर आपका वो इवेंट जो है वो अकर होता है, और आपके वो सारे फंक्शन उस इवेंट में होते हैं, वो परफॉर्म होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम इवेंट ड्रिवन के साथ जो है वो अटैच करते हैं। बेसिकली इसके ये सिमिलर है, लेकिन इसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ ही, यानी ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर भी हमने शो करना है, तो उसमें भी फंक्शन जो है वो अवेलेबल है, और फंक्शंस के जरिए हम एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट बिहेवियर्स जो है वो शो करते हैं। तो इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। हमारे एक नए दोस्त की हम आते हैं, क्योंकि जब तक हमें पैटर्न्स समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक आप समझ लें कि हमारे लिए बहुत सी डिफिकल्टीज हैं समझने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये पेश आता है या दोस्तों को कि ये होता है कि उन्हें जब भी कोई नई चीज़ पढ़ाई जाती है या सिखाई जाती है तो वो उनको उसकी समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती कि मैं इसकी एग्जाम्पल बात को ऐसे समझाता हूँ कि अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम घबराने लग जाते हैं। तो जब आंखें खोलते हैं चीजें नजर आती हैं तो हमारी वो जो घबराहट है वो खत्म हो जाती है। अब जैसे ही हमें पैटर्न्स का इल्म नहीं होता कि चीजें किस तरह से, किस अंदाज में, किस शेप में मौजूद हैं, तो हम उसका डिजाइन बनाने में हमें बहुत डिफिकल्टी या हमारे माइंड को बड़ी मुश्किल पेश आती है। हम एक खाली प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर घर का जो है वो नक्शा करते हैं, मैप बनाते हैं, तो हमारे पास वो सारी चीजें क्लैरिटी में आती हैं कि एक घर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें कौन कितने किस टाइप के रूम है, किचन होता है, वॉशरूम्स बनाने हैं हमने, ड्राइंग रूम्स बनाने हैं, लिविंग रूम बनाने हैं, तो ये सारे हमारे पास एक पैटर्न मौजूद हैं चीज़ों के। तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती कि इवन हम ज़बानी भी घर का नक्शा बना लेते हैं जी, यहाँ पे हम अपना लिविंग रूम, यहाँ ड्राइंग रूम, यहाँ किचन बनाएंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट्स हैं तो आप सारी चीजें फिंगर टिप पे करने लगते हैं। उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि आपके पास पैटर्न मौजूद होते हैं, चीजों को ढूंढना वो बहुत इजी होता है।
तो डेटा के डिज़ाइन पैटर्न्स हमारे पास हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भी जो हम डेटा को प्रोसेस करवाते हैं, वो किस-किस शक्ल में प्रोसेस हो सकता है। वो सिंगल आइटम है, वो मल्टीपल आइटम्स हैं, या हम कोई एक पूरी ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? या कोई हमारे पास लिस्ट है, हम उस लिस्ट को प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और भी डेटा स्ट्रक्चर है, वो है ट्री स्ट्रक्चर। तो ये ट्रीज़ जो जैसे क्या हैं, बोला? ट्री ट्री डेटा स्ट्रक्चर, TREE ट्री। हाँ जी, ट्री सिस्टम, वो डाटा स्ट्रक्चर बुक है जो 3 उसमें जी। जी, तो एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी होती है, जिसमें पेरेंट और उसके चाइल्ड नोड्स जो हैं वो चाइल्ड शामिल होते होते हैं। हैं। जी। तो ये डिफरेंट जो डेटा के जो पैटर्न्स हैं, इसको हमने समझना पड़ेगा। अच्छा, ये आप ज़हन में रखें कि हमारे पास जो डेटा है ना, वो इन्फिनिटी आप समझें कि है, यानी हमारे पास उसकी कोई ना ख़ास शेप नहीं है। हम डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसकी एक शेप तैयार करते हैं, ठीक है? मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी। सी, अगर आप लोग सी फ़ैमिलियर हैं या सी प्लस से फ़ैमिलियर हैं, तो उसमें एक सेप, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स भी डेटा मौजूद, कुछ इनम शक्ल में डेटा भी मौजूद होता है, यानी चॉइसेस आपके पास होती हैं, ठीक है? और बूलियन शेप्स के अंदर भी आप बुल शेप में भी डेटा आपके पास मौजूद है। तो इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसे आपने एक कमरा डिज़ाइन करना है, और उसमें क्या होगा कि उस कमरे की आप लेंथ, हाइट, विड्थ ये डिफाइन करेंगे, उसकी विंडो डोर पोजीशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है? और ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें, ये डेटा का एक पैटर्न है। इस पैटर्न के ज़रिए आपने सारे रूम्स जो हैं वो उसकी भी यही पैटर्न होगा, उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। ड्राइंग रूम है, उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। किचन आप बना रहे हैं, तो उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये बेसिकली एक डेटा का पैटर्न है। इस पैटर्न ये आप डिज़ाइन तैयार करते हैं, यानी इस पैटर्न को लेंगे और आप पूरे घर का नक्शा बना देंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझा देगी कि पैटर्न क्या है और डिज़ाइन क्या कैसे बनते हैं। पैटर्न बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। हमने डेटा को किस शक्ल में प्रोसेस करवाना है, कैसे उसकी कम्युनिकेशन करवानी है, वो उसका पैटर्न है। और उस पैटर्न से हमने एक डिज़ाइन तैयार करना है। वो डिज़ाइन उस पैटर्न की वजह से होगा। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि डेटा का जो पैटर्न है, वो बेसिकली वो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ऐसे वो पॉट्स हैं, ऐसे बर्तन हैं जिसमें हम डेटा को रखते हैं। उसको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो हर कॉन्स्टेंट्स, हर पॉट के अंदर क्लियर हमने हो गया। अपना-अपना जो डेटा चाहिए, वो हम उस कॉन्स्टेंट्स में रख देते हैं, उस बर्तन में रख देते हैं। अब इसके बाद हम इसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। यानी जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, बाइफरकेट कर लिया, या डेटा की रिक्वायरमेंट्स को हमने मेजर कर लिया, एनालाइज़ कर लिया कि हमारा डेटा का पैटर्न ये मौजूद होगा। फिर उस पैटर्न के मुताबिक हम अपने वो सारा जो IMS है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास जो है, हम उसके अंदर वो सारे डेटा पैटर्न्स का हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है? इसकी बात को यूँ समझ लें कि जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देता है, तो उस एग्ज़ाम जो सिस्टम है, उसकी डेट शीट एक आप डेटा स्ट्रक्चर है। फिर हर जो सब्जेक्ट है, वो एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर है।
उस सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट्स के आप कह लें थ्योरी के मार्क्स हैं, उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास पैटर्न बन रहा है हमारे डेटा स्ट्रक्चर का। फिर हम वो सारे स्टूडेंट या सब्जेक्ट्स के मार्क्स जब हम प्रोसेस करवा रहे हैं, तो ये भी हमारा एक डिजाइन पैटर्न है। और एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर ये सारा डेटा जिस जिस फॉर्मेट के अंदर वो प्रोसेस हो रहा है या इस यूज हो रहा है, वो हमारे डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। तो डेटा के हमने प्रोग्रामिंग करने से पहले डिजाइन पैटर्न्स बनाने होते हैं, ठीक है। उसको हम बेसिकली अब डेटा स्ट्रक्चर ही कह लें कि जब हम उसके डिजाइन पैटर्न बना लेते हैं तो वो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि स्पेसिफिक होती है, कस्टमाइज्ड होती है और हमारी स्पेसिफिक निसेसिटी के एन मुताबिक वो डेटा होता है। यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो पर्पस है डेटा कलेक्शन का या आईएमएस को बनाने का, तो उसके एन मुताबिक वो डिजाइन पैटर्न होते हैं। फिर हम उन डिजाइन पैटर्न के बनाने के बाद हम एक डिजाइन को जो है वो प्रोसेस करते हैं और उस पैटर्न्स के हम उस सिस्टम का डिजाइन तैयार करते हैं। तो जैसे हमारे डेटा पैटर्न होंगे वैसे ही टाइप्स का हमें डिजाइन प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसी नौइयत का हमारा डिजाइन प्रोसेस होगा। अच्छा, जब हम एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं, जैसे आप देखें कि एग्जामिनेशन सिस्टम में सारे कौन कौन से डेटा पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं या डिजाइन पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों सेम ही है। डेटा पैटर्न या डिजाइन पैटर्न या पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो वो एक ही है, बेसिकली कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अब हमने उस डेटा से चीज़ों को कैसे एक डिज़ाइन तैयार करके और उसका एक पूरा सिस्टम हमने बनाना है, तो उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बनाने में क्या क्या होंगी, इस पे हम आज इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इन डिटेल जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं और उससे कैसे हमने एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है उस पर बात करेंगे। अच्छा, जब भी हमने सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमने उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो रोल प्ले होगा ना इसको डिज़ाइन बनाने, वो होता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का, ठीक है। तो हम सिस्टम को एनालाइज करेंगे और उसका एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। जब हमारे पास सिस्टम को एनालाइज कैसे करेंगे, सिस्टम की हम ये फिजिबिलिटी को देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है जो हम बना रहे हैं इस पे कॉस्ट कितनी लगेगी, मैन पावर कितनी इस्तेमाल होगी और फिर इसके ऊपर रिसोर्सेज कौन कौन से लगेंगे, कॉस्ट कितनी लगेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये कितने वक्त कितना लगेगा, ठीक है। हमने जब भी कोई सिस्टम को डिजाइन करना है तो दो चीजें ज़हन में रखनी है। पहली चीज ये है कि उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कॉस्ट कितनी लग रही है, यानी कॉस्ट। दूसरी चीज हमने जो ज़हन में रखनी है वो हमने रखनी है टाइम की। टाइम एंड कॉस्ट को कलेक्टिवली एफिशिएंसी कहते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिस पे कॉस्ट कम लग रही है और वो कम वक्त में हमारी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उसको पूरा कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये एफिशिएंट सिस्टम है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को मेजर करना ये हमारी सबसे पहली ज़रूरत है कि जो हम सिस्टम का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उसकी। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम सिस्टम की एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है सिस्टम की परफॉर्मेंस, कि भाई सिस्टम परफॉर्म कैसे कर रहा है। इसकी मैं आपको एक बात एग्जांपल देता हूँ, बात इस तरह से समझाता हूँ कि देखें, एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया है तो उस पे 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। जैसे ही उस पे 11वीं एंट्री होती है सिस्टम स्लो हो जाता है।
अच्छा, फिर नेक्स्ट कोई एंट्री होती है तो सिस्टम और स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम का डिजाइन है वो ठीक नहीं बना, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस सही सही शो नहीं कर रहा है। तो इस इश्यूज के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम सिस्टम को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस को कैसे हम यूज बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिस्टम की एक्यूरेसी। भी हम हमारी सिस्टम हमें जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो हमारे डेटा को मैनेज कर रहा है, जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। सिर्फ एफिशिएंसी मेजर नहीं करती, सिर्फ परफॉर्मेंस मेजर नहीं करती, इन दोनों के बाद हमारे एक्यूरेसी चाहिए भी, डेटा एक्यूरेट किस हद तक हमें जवाब सही दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारे जो डिजाइन पैटर्न है वो हमारे सिस्टम ने गड़बड़ कर दी है, मिक्सअप कर दिए हैं और एक्स वाला आंसर वाई में दे रहा है, ठीक है। तो हम उसकी एक्यूरेसी को मेजर करते हैं। और चौथी इम्पोर्टेंट और जो लास्ट चीज है वो है उसका स्टोरेज, ठीक है, जिसमें हम उस देखते हैं कि ये डेटा जो है वो हमारा जो डिजाइन है ये किस हद तक स्टोरेज रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है। और स्टोरेज रिसोर्सेज के ऊपर हम उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी एक्यूरेसी को और उसकी एफिशिएंसी को जो है वो मेजर करेंगे, उसको देखेंगे कि इससे परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है। तो होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है आज का जो लेक्चर कंसेप्ट है। कोई आपने क्वेश्चन इसमें करना है तो आप कर सकते हैं। सी जो होती है ना, सी हम रिलेट कर रहे थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है। और जो इनम है ना, इनम इनम से मतलब है आप चॉइसेस दे देते हैं और उस चॉइसेस में से ही कोई एक आपने सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा वो बुलियन डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट की, अरेज की बात की थी हमने। ये सारी सी प्लस प्लस से रिलेट करती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सी प्लस प्लस है, इसी में इनम का कंसेप्ट भी है, इसी के अंदर जो है वो ऊप का कंसेप्ट भी इसी के अंदर है, ठीक है। और इसमें आप सी वाले काम भी कर सकते हैं, यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और डायनामिक प्रोग्रामिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। तो इनम भी एक किस्म की डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम चॉइसेस दे देते हैं, यानी चॉइस बेस्ड वेरिएबल होती है, उसमें से हम एक जो है वो डेटा या उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी लाइकवाइज लिस्ट ही होती है। हाँ, अच्छा, जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर है ना और डेटा टाइप है, इसमें अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। वैसे मैं इसको दोनों जुमरे में ही कहूँगा कि डेटा टाइप्स भी डेटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। अगर आप डेटा टाइप लेते हैं जैसे कि इंटीजर की लेते हैं तो वो हमारे पास इंटीजर की एक डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है, सिंगल आइटम जिसको हम कहते हैं। और अगर हमने अरेज बनाई हुई है इंटीजर की तो वो हमारे पास आप कह लें कि मल्टीपल इंटीजर्स की एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम अरे कहते हैं। अरे ऑफ इंटीजर्स है, अरे ऑफ नंबर्स है, अरे ऑफ रैशनल नंबर्स है, इस तरह से। तो बेसिकली ये दोनों सिमिलर सिनोनिम्स हैं, कंसेप्ट दोनों का सिनोनिम है।